हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, एक ही क्वांटिटी के ये दोनों नाम है। ठीक है, टॉर्क भी और मूवमेंट ऑफ फोर्स भी। तो व्हाट इज टॉर्क? ठीक है, टॉर्क क्या होता है? देखो, एक फोर्स अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये इसको क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है। सही है, और ये हम इसको कहते हैं कि ये जो लीनियर मोशन में है तो ये फोर्स है। अगर फोर्स क्या करे, मैं यहाँ पे लगाऊंगी फोर्स, तो ये क्या करेगी? फोर्स इस बॉडी को इसके मैस के सेंटर ऑफ मैस के अराउंड रोटेट करवाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब फोर्स का असर कौन सा है? रोटेशन वाला हो गया है। ये बॉडी को टर्न कर रही है, तो टर्निंग इफेक्ट फोर्स का, यानी वो फोर्स का वो असर जो बॉडी को उसके एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवाता है, हम उसको क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब ये टॉर्क कोई फोर्स नहीं है बल्कि फोर्स का असर है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो ये आपके टॉर्क की सबसे सिंपलेस्ट जो है वो डेफिनेशन है कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, अब आपने बेटा पीछे वाली वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, यानी अपने एक्सिस के गिर्द इस दायरे में अगर वो रोटेट कर रहा है, ये आपका बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे ये पाइवेटेड है, तो अगर इसका ये पॉइंट ए है तो ये वाला पूरा बॉडी जो होगा वो क्या करेगा? इस दायरे में रोटेट करेगा, जबकि ये ए वाला पार्टिकल जो होगा यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे बी पार्टिकल ले लो तो वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फुल बॉडी जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है, लेकिन जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं ना बॉडी के, वो क्या कर रहे होते हैं? वो दायरे में मूव कर रहे होते हैं, उनकी सर्कुलर मोशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब रोटेशन क्या होगी? ठीक है, रोटेशन होती है द सर्कुलर मोशन ऑफ इंटरनल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, और रोटेशन को प्रोड्यूस कौन करवाता है? रोटेशन को प्रोड्यूस करवाता है टॉर्क। सही है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे ये कि हम ना लीनियर और एंगुलर जो वेरिएबल्स हैं उसका करेंगे रिलेशन। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि लीनियर मोशन जो होती है, लीनियर और एंगुलर, लीनियर में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर में कौन सा होता है? थीटा। लीनियर में वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, इसमें होती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी लीनियर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब चेंज इन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन देखो बेटा, जब भी आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज करवाना हो, ठीक है, वेलोसिटी चेंज करानी हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? उस पर फोर्स लगानी पड़ती है ना। तो लीनियर वेलोसिटी में चेंज कराने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कराने के लिए जो क्वांटिटी आपको लगानी पड़ती है वो टॉर्क होती है। यानी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो फोर्स प्रोड्यूस कराती है, यानी फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लेकिन टॉर्क की वजह से क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब आपने वो पढ़ा है F इज इक्वल टू एम में। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसमें आपके पास क्या है? F इज इक्वल टू एम में, यानी फोर्स जो होती है वो इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर एक्सेलरेशन के। तो इसी तरह अगर ये टॉर्क जो है वो फोर्स के इक्वल है, यानी लीनियर जो मोशन है उसके अंदर फोर्स का वही किरदार है जो एंगुलर मोशन में टॉर्क का किरदार है। तो यहाँ पे हम ये जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है आई अल्फा के। तो बेटा अब आप देखो, यहाँ पे लीनियर जो मोशन है उसमें होती है फोर्स, एंगुलर मोशन जो होती है उसमें होता है टॉर्क। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैस है, यहाँ पे ये आई है, तो ये आई क्या चीज़ है? ठीक है, बेसिकली आई होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, इसको अब आपने देखना है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैस है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखने से अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो एनालॉगस हैं, दोनों इक्वेशन जो है वो एक जैसी हैं, ये लीनियर के लिए और ये एंगुलर के लिए, तो फिर यहाँ पे आपको देखें कि मैस की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों आ रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर आपका बॉडी जो है वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है,
ठीक है, समझो ये सर्कल है, इसमें बॉडी का जो मैस है वो m है और सर्कल से इसका फासला जो है ऑफ कोर्स रेडियस होगा वो r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है mr स्क्वायर के, ठीक है, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस के। अब ये आता कहाँ से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो अगर आपके पास ये रोड है, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है, अगर आप इसके सेंटर ऑफ मैस पे फोर्स लगाते हो तो ये क्या करेगी, यहाँ से आगे डिस्प्लेस हो जाएगी ना, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इसकी इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी इसके अंदर क्या होगी, F इज इक्वल टू m में, ठीक है, यही होगी ना। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे अगर इसको, अब इसी को आपने क्या कर दिया है, पाइवट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये क्या करेगी, इस सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देगी ना, यानी यहाँ पे फोर्स लगाई और ये ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी। यानी पहले आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने पाइवट नहीं किया हुआ था, यहाँ पे इसका फोर्स लगाई और वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि जब वो आगे वाली पोजीशन पे चला गया तो यहाँ पे पाइवट किया और यहाँ पे फोर्स लगाई या यहाँ पे लगाई, तो क्या होगा कि ये रोटेट करना शुरू कर देगा इस पाइवट पॉइंट के अलोंग। तो जिस सर्कल में ये मूव करेगा ये उसका रेडियस होगा ना, ये वाला, तो इसी रेडियस से आपने दोनों साइड्स पे क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है, ओके। तो आर एफ एम, आर जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा और ए जो होता है वो आपको पता है कि लीनियर एक्सीलरेशन बराबर होती है आर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, आर एफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब ये एम आर स्क्वायर जो होता है ये होता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये आपके पास टॉर्क होता है जिसको आप टाउ से शो करते हो और ये आपके पास इक्वेशन बन गई टॉर्क की, ठीक है। जिस तरह से ये वाली इक्वेशन जो है वो लीनियर मोशन में इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ये वाली जो है वो एंगुलर मोशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम डिस्कस से डिटेल करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस आप इतना ही जान लो, ठीक है बच्चों। तो अब आपने डिस्कस करनी है वो फैक्टर्स जिस पर आपका टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए पहले आप एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो समझो ये आपके पास स्पैनर है जिससे आप नट को खोलते हो, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे आपने नट लगाया और यहाँ पे पाइवट है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तब ये ज़्यादा घूमेगा या यहाँ पे लगाओगे तब ज़्यादा घूमेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लगाओगे तब ये ज़्यादा घूमेगा और यहाँ पे लगाओगे तो कम घूमेगा। इसी तरह आपका अगर ये दरवाज़ा जो होता है, ठीक है, समझो ऊपर से आप देख रहे हो और यहाँ पे ये पाइवेटेड है, तो क्या होता है कि हैंडल जो लगाए होते हैं ना वो इस किनारे के साथ लगाए होते हैं ताकि आप थोड़ी सी फोर्स लगाओ और ये दरवाज़ा आपका यहाँ पे बंद हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इसी दरवाजे को बंद करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पे आप फोर्स लगाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर यानी आ गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके। या आप ये भी कह सकते हो कि पाइवेटेड पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का फासला जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी जो फोर्स टॉर्क होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना फासला कम होगा टॉर्क उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। तो जो पाइवेट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का फासला होता है ना उसको आप कहते हो मोमेंट आर्म। इसी डिस्टेंस जो होता है ना इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म, ठीक है, और आर से इसको डिनोट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आपने इतना तो देख लिया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, आप मोमेंट आर्म कहते हो, ठीक है। और यही पाइवेट पॉइंट से आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला होता है इसको आप आर बोलते हो, ठीक है। इस पे तो ये डिपेंड करता है आपका टॉर्क। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स फोर्स कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे आपका बॉडी जो है वो उतना ज़्यादा रोटेट करेगा, जितनी कम फोर्स लगाओगे वो उतना कम रोटेट करेगा। तो इसका मतलब है कि दूसरे नंबर पे आ जाती है अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है।
अब ये दो चीज़ें हो गई जिन पे आपका टॉर्क डिपेंड करता है। अब तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है? तीसरे नंबर पे चीज़ आती है कि आपने फोर्स कैसे लगाई। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो उससे आपने बताना है। एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। देखो, एक आपके पास ये फोर्स है, इसको F3 बोल दो, इसको F2 बोल दो, इसको F1 बोल दो। तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों फोर्सेस में से आपका ये वाला जो बॉडी है उसको कौन ज़्यादा रोटेट करवाएगा। चलो F1 देख लेते हैं। F1 जो है वो इसको रोटेट तो करवाएगा, ठीक है, लेकिन F3 जो है वो सबसे ज़्यादा रोटेट कराएगा, क्योंकि ये आपको इमेजिन करो या फिर आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो। ये परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है ना, ये आप अभी फार्मूला से भी हम प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है ना वही टॉर्क प्रोड्यूस करवाती है। ये वाली तो करवाएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसके ऊपर इधर को फोर्स लगानी शुरू कर दूँ तो क्या होगा कि ये इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा और टॉर्क नहीं लगेगा। अगर मैं इसके ऊपर इधर को फोर्स लगानी शुरू कर दूं तो ये कम रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगी ना तो आप देखोगे कि ये और ज़्यादा रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी को अब हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लो कि एंगल पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल पे फोर्स लगाई है। यानी तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है एंगल ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सही है, अब ये तो हो गई आपकी जब आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई तब। अगर आपका इसी केस को आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, ठीक है, यानी उसमें आप क्या करो, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। ये आपका स्पैनर है, ठीक है, अब इसके ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो ना वो आप किसी एंगल पे लगा रहे हो। समझो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा कि अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ड्रा कर लो। आपको पता है ना कि पैरेलल में क्या होता है कि आप वेक्टर्स को कहीं से भी, अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज ना करो तो कहीं से भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब ये फोर्स इधर को लग रही है। अब आपने देखना है कि ये आपके बॉडी को कैसे रोटेट करवा रही है। ठीक है, ये आपका है मूवमेंट आर्म, ठीक है, इसको आपने आर बोल दिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो थीटा है ना, इसको, ये वाली जो फोर्स है इसको इसके कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व कराना है। और यही चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपने करना ये है कि ये मूवमेंट आर्म वाली जो लाइन है ना इसी को आपने ऐसे आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन देखने के लिए। और जो एंगल आपने लेना है वो मूवमेंट आर्म से एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। अब आपने इस फोर्स जो है इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, एक इसका ये कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये y कंपोनेंट होगा तो ये एफ साइन थीटा, और ये वाला जो इस डायरेक्शन में होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा जो है वो, तो ये देखो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये अगर इधर को मैं करना शुरू कर दूँ तो ये रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को कौन रोटेट करवा रही है, ये वाली फोर्स रोटेट करवा रही है जो इसके परपेंडिकुलर लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज 0। क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अंदर से गुजर रही है, पास कर रही है, because it is passing through momentum। सही है, तो इसका मतलब है कि एफ कॉस थीटा क्या था, इस रोटेशन में कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ अमल दखल किसका है, एफ साइन थीटा का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने इसका फार्मूला बनाना हो तो इन्हीं चीज़ों से आप कैसे बना सकते हो कि टॉर्क, यानी ये इसका साइन होता है, इसको आप बोलते हो टाउ, ठीक है, टॉ भी बोलते हो। तो ये वाला टॉर्क जो है किस पे डिपेंड करता है, एक तो मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इसमें जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, एफ साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तीनों ही चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आपका मूवमेंट आर्म भी आ गया है, फोर्स भी आ गई है और एंगल भी आ गया है, यानी साइन थीटा है ना, तो अब जितना ज़्यादा एंगल होता है साइन थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है।
तो इसका मतलब है कि तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है ना वही टॉर्क प्रोड्यूस कराती है, जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो जो यानी पैरेलल फोर्स किसके, मोमेंट आर्म की पैरेलल जो फोर्स होती है वो आपको कोई भी रोटेशन नहीं देती। तो यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ये दो फार्मूलाज आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है ए और ये है आपके पास बी, राइट। आप क्या करते हो कि ए को ए क्रॉस बी अगर आपने लेना हो, ठीक है, तो जो ए को बी की तरफ रोटेट कराते हो और जो इरेक्टेड थंब होता है ये आपको बताता है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट समझो सी आपके पास आया है, तो सी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें भी तो यही होता है कि आप क्या करते हो, ये आर है, इसको फोर्स की तरफ रोटेट कराते हो तो ये इरेक्टेड थंब आपको टॉर्क के बारे में बताता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। बेटा जो टॉर्क होता है ना वो होता है एक्सियल वेक्टर, यानी एक्सियल वेक्टर का मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करो तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर। अब ये एन यूनिट वेक्टर क्या है, आपने बेटा पढ़ रखा है, ये एन यूनिट वेक्टर जो होता है ना ये होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो होता है ना उसका इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो वेक्टर होता है ना उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, सही है। तो यानी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आर को और इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप हमेशा ही राइट हैंड रूल यूज़ करते हो। राइट हैंड रूल में क्या होता है कि आप अपने आर को एफ की तरफ रोटेट कराते हो, ये आपका आर है, ये इसको आपने एफ की तरफ रोटेट कराया तो इरेक्टेड थंब जो है वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जो क्या करना है कि इसी की एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये समझो ये आपका बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे इसको आपने पाइवट किया हुआ है, समझो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका पाइवट पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो आपने देखना है कि इस फोर्स की वजह से इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टॉर्क फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि पाइवट पॉइंट को आपने लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जोड़ देना है, ये आपका हो गया मूवमेंट आर्म। अब देखो बेटा यहाँ पे फोर्स जो है ना वो मूवमेंट आर्म में से पास कर रही है, तो इसकी वजह से कोई भी टॉर्क जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब इमेजिन करो, यानी एक दूसरा केस ले लो, उसमें क्या है कि आपका बॉडी जो है उस पर फोर्स लग रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये आपने देखना है कि इस जो ये वाली फोर्स है इसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करा रहा है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपली इसको फिर से, ये वाला है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया एफ कॉस थीटा और ये वाला जो है वो एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे भी आप देखो तो कॉस थीटा की वजह से जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन मूवमेंट आर्म में से पास कर रहा है, और सारा का सारा टॉर्क जो होगा वो किस वजह से होगा, एफ साइन थीटा की वजह से होगा, यानी सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स जो होगी वही आपको टॉर्क देती है, ओनली परपेंडिकुलर फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो बेटा एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी के अंदर टॉर्क हो और वो फिर भी रोटेट कर रही हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी के अंदर टॉर्क होता है लेकिन बॉडी फिर भी टर्न नहीं करती, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है ना कि जब टॉर्क हो फिर भी बॉडी रोटेट ना करे, फिर भी बॉडी टर्न ना करे,
वो इसलिए होता है कि आपका टॉर्क जो होता है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होना चाहिए। यानी अगर आपका बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो टॉर्क जो है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये वाला, ठीक है। तो आपके पास जो टॉर्क है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट इस एक्सिस के पैरेलल ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, टर्न नहीं कर पाएगा। और इसी को हम फार्मूला से प्रूव करेंगे इस वीडियो के आखिर में, ठीक है। अगला जो चीज़ आपने देखनी है ना, वो पढ़नी है कंडीशंस ऑफ ज़ीरो टॉर्क, कि आपका टॉर्क जो होता है वो कब ज़ीरो होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि आपकी जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अगर कोई फोर्स ही नहीं होगी, कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम स्पैनर भी बना लेते हैं, ओके। तो ये देखो, जब आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो ये रोटेट क्यों होगा, कोई नहीं ना होगा, तो फोर्स ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखो, एक तो चीज़ आ गई फोर्स ज़ीरो हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब देखो कि यहाँ पे फोर्स जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में लग रही हो, तो क्या बॉडी रोटेट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपकी फोर्स जो है वो पास कर रही हो मोमेंट आर्म में से, थ्रू मोमेंट आर्म, ओके। और तीसरे नंबर पर यह है कि आपकी फोर्स जो है वो पाइवट पॉइंट में से गुजर रही हो, फोर्स इज पासिंग थ्रू पाइवट पॉइंट, ओके। तो ये तीन चीज़ें आ गई कि अगर ये कंडीशन होगी तो फिर आपका बॉडी जो होगा वो रोटेट नहीं करेगा, उसके ऊपर ज़ीरो टॉर्क होगा, ठीक है। अब आपने इसका फार्मूला भी पढ़ा, ठीक है। अगर आप फार्मूला के लिहाज से देखो, ठीक है, मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? कि आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, यही होता है ना, साथ में एन भी लगता है। अब यहाँ पे थीटा अगर ज़ीरो हो, थीटा ज़ीरो कैसे होगा? कि अगर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, सॉरी मोमेंट आर्म भी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसमें एंगल कितना है? अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो एंगल कितना है? ज़ीरो है। तो जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, ठीक है, तो आपकी जो फोर्स होगी, टॉर्क होगा, वो नहीं होगा। जैसे इसको हम यहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करने लग जाऊँगी तो ये रोटेट नहीं करेगा, इसमें कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है कि अगर ये बॉडी है और इस पर यानी मूवमेंट आर्म इसके इस डायरेक्शन में है, फोर्स आप इस पर इस डायरेक्शन में लगानी स्टार्ट कर दो तो फिर भी ये रोटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन इसकी क्या होगी? इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी अब क्या होगा कि अब आपने फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगानी शुरू कर दी है, तो अभी आपके पास जो थीटा है वो कितना है? 180 है, तो फिर भी आपका टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी तक आपने ये सारी टॉर्क की जो बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे हमने क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस करने हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं ताकि आपको इसकी और ज़्यादा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन हम सिंपल सा ही लेंगे, ठीक है। तो समझो आपके पास स्पैनर है, ये है जी आपका स्पैनर, इस पे फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में 3 न्यूटन, और इसका ये वाला इतना इतना जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंट आर्म जो भी कह लो आप इसको, वो 2 मीटर्स है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन। और ये अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ना इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, सिंपली वैल्यूज़ लगा दो। आर एफ, आर आपके पास है 2 मीटर, ये है 3 न्यूटन, तो ये आपके पास आ गया 6 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया एक और नई चीज़, क्या? कि जो टॉर्क होते हैं उसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर कैसे?
और इसकी अगर आप डायमेंशन निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे कि देखो न्यूटन मीटर, यानी यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और मीटर तो मीटर ही होता है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या आ जाएंगी इसकी? किलोग्राम की जगह पे मैस आ जाएगा, मीटर की जगह पे लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड की जगह पे -2 आ जाएगा। ये आपके पास डायमेंशंस है, ठीक है इसकी। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता ही हम सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। यहाँ पे अब समझो फोर्स जो लग रही है ना, वो लग रही है इस डायरेक्शन में। ये आपका मोमेंट आर्म है आर, ठीक है, और ये फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, यानी ये मोमेंट आर्म से एंगल बना रही है कितना? 37 डिग्रीज का, ठीक है। तो अब हम नया कलर यूज़ कर लेते हैं सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन ईजिली विजुअलाइज इट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। 37 डिग्रीज लग रहे हैं, समझो फोर्स अब आपके पास लग रही है 15 न्यूटन की, ठीक है, और ये आपके पास एज यूजुअल 2 मीटर ही है। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि इस फोर्स को आपने करना है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व। तो क्या होगा कि ये 37 है, ये वाला जो होगा इसका एफ साइन थीटा, एफ साइन 36 डिग्रीज हो जाएगा, और ये एफ कॉज 36। तो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉज 36 कितना हो जाएगा? ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में से पास कर रहा है, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से नहीं, मोमेंट आर्म में से पास कर रहा है। तो यहाँ पे लिख भी लो कि टॉर्क ड्यू टू एफ कॉज 36 ड्यू टू एफ कॉज 36 डिग्रीज इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? बिकॉज इट passes through momentum। ओके, लेकिन जो एफ साइन जो जितना भी आपका टॉर्क होगा वो एफ साइन 36 की वजह से होगा, ठीक है। तो जी अब यहाँ पे लिख लो टॉर्क ड्यू टू एफ, यानी टॉर्क जो होगा वो पूरे का पूरा आपके पास क्या आ जाएगा? आर एफ साइन थीटा। तो आर है आपके पास 2 मीटर, फोर्स है आपके पास 15 न्यूटन, और साथ में है साइन थीटा है आपके पास 36 डिग्रीज, ठीक है। अब 36 वाला जो ट्रायंगल है वो बना लेते हैं आपको, ताकि अच्छे से पता चल जाए। 36 डिग्रीज, तो ये होता है 3 4 5, ठीक है। अब जो आपका होता है जी साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। तो ये आपके पास आ गया 2 मीटर 15 न्यूटन, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3/5। तो 5 3 बार 15, 3 3 बार 9 9 2 बार 18, तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा 18 न्यूटन मीटर, सही है। अब ये आपने कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समझो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये है आपका स्ट्रिंग, ओके, ये इसके साथ मैंने एक बॉल चिपका दी है 2 kg की, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने पाइवेट कर दिया है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। अब इमेजिन करो कि इसको उठाकर मैं यहाँ पे ले आई हूँ, यहाँ पे, और इसको बोल दो पॉइंट एक्स। तो आपने यहाँ पे बताना है कि इस पर सारी फोर्सेस की वजह से, जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उन सारी फोर्सेस की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इस पर टॉर्क फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। तो इस पे लग रही हैं इस टाइम पे 2 फोर्सेस, इस डायरेक्शन में लग रही है टेंशन, और इस डायरेक्शन में लग रहा है वेट, ठीक है हम जी। तो अब
टॉर्क ड्यू टू टेंशन कितना होगा, ठीक है। अब ये देखो, आप पहले अभी आप पढ़ चुके हो कि जो फोर्स पाइवट पॉइंट में से गुजरती है उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये फोर्स जो है वो पाइवट पॉइंट में से यहाँ से गुजर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क ड्यू टू टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज 0, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज 0। अब सारे का सारा टॉर्क किस वजह से है, इस वेट की वजह से, ठीक है। और वेट भी जो है वो उसको आपने क्या करना है जी, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। और कंपोनेंट्स में आपने कैसे रिजॉल्व करना है इसको, ये है समझो इसका मोमेंट आर्म, यही है ना इसका मोमेंट आर्म, क्योंकि अगर ये सर्कल में मूव करे तो ये इसका सर्कल का सेंटर और ये इसका रेडियस, तो आपने इसी मोमेंट आर्म को आगे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इससे आपने लेना है ये आपका एक्स एक्सिस, इससे एंटी क्लॉकवाइज थीटा लिया आपने, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है। तो मूवमेंट आर्म के अलोंग जो हमेशा होता है वो होता है कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गया डब्ल्यू कॉस, समझो थीटा आपके पास है 36, सॉरी 36 कह रही हूँ 30, कॉस 30, और ये आपके पास है डब्ल्यू साइन 30। अब ये जो कॉस 30 है ये क्या है, मोमेंट आर्म में से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से टॉर्क जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि वेट वो एम जी के बराबर होता है ना, एम जी कॉस 30 विल बी 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो है वो मोमेंट आर्म में से पास कर रहा है, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू मोमेंट आर्म। ठीक है। अब सारे का सारा टॉर्क किस वजह से होगा, इस कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोर्स आपके पास किसके बराबर है, एम जी साइन 30 के। जी समझ लो आपके पास, मैस है आपके पास जी 2 kg, जी आपके पास रख लो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो फोर्स आपके पास आ गई अब 20 क्यों आएगा 5, तो 5 2 बार 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये न्यूटन के बराबर होता है ना, तो इसकी जगह पे न्यूटन लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास फोर्स आ गई है। अब आपने कैलकुलेट करना है जी इसका क्या भला टॉर्क। तो ये आपको पता है ये मोमेंट आर्म जो है 1 मीटर के बराबर है, तो लिख लो जी टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, आर आपके पास है 1 मीटर और इसकी वैल्यू आई 10 न्यूटन, तो ये आपके पास हो गया 10 न्यूटन मीटर। ओके, तो समझ आ गई आपको इस बात की कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों तो पहले आपने देखना है कि टॉर्क जो है वो किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक फोर्स की वजह से हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों फोर्सेस ही टॉर्क प्रोड्यूस करा रही होती हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर दोनों फोर्सेस ही टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही हैं, यानी कोई भी फोर्स किसी भी फोर्स की वजह से टॉर्क जो है वो 0 नहीं है, तो फिर आप उसको क्या करोगे। तो आपको पता ही है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क जो है उसको फाइंड कर लोगे और अब बाद में उसका वेक्टर सम ले लोगे। वेक्टर सम से मुझे याद आया कि टॉर्क जो होता है ना वो या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है या फिर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो कंडीशन ये होती है ट्रेडिशनली
वैसे आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जिसको मर्जी पॉजिटिव ले लो, जिसको मर्जी नेगेटिव ले लो, लेकिन कन्वेंशनली जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम आगे वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फोर्सेज की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो जी, अब सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं। समझो ये आपके पास एक व्हील है। अच्छा, आपने ना अक्सर देखा होगा वो बच्चे जो होते हैं ना, वो उन्होंने ऐसे व्हील लिया होता है और पीछे से वो छड़ी मार मार के इसको घुमाते हुए जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे तो बच्चे करते हैं ऐसे, पता नहीं अब शायद आप लोग ना करते हो, जब हम छोटे होते थे तब किया करते थे। तो ऐसे एक व्हील होता था और यहाँ से बच्चा भागता भागता छड़ी उठाई होती थी और वो मारता होता था। खैर, समझो यहाँ पर एक फोर्स जो है वो लग रही है 3 न्यूटन और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, ठीक है। अब इसका जो फासला है सर्कल से, रेडियस जो है इसका, वो 1 मीटर है, ठीक है। ये है आपकी F1 और इसको समझ लो ये है आपकी F2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करा रही हैं, दोनों में से कोई भी जो है कंडीशन उसकी नहीं है कि वो ज़ीरो होगी। तो आपने क्या करना है, पहले F1 की वजह से टॉर्क 1 फाइंड कर लो, यानी टाउ 1 ड्यू टू F1, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, टाउ 1 इक्वल टू RF1। तो R आपके पास कितना है 1 मीटर और F1 आपके पास कितना है 3 न्यूटन। तो ये आपके पास आ गया 3 न्यूटन मीटर। अब इस फोर्स की वजह से जो आपका टॉर्क होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी देखो, अगर ये है तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज ही मूव करेगा ना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो वो ये तो लगाना पड़ेगा इस पर कैप, फिर आपको अच्छे से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। देखो ये है आपका, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी, देखो चलो ये है, इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ तो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आपने ये टॉर्क 1 की वजह से फाइंड कर ली, तो टॉर्क 2 जो होगी वो F2 की वजह से होगी, RF2। तो R है 1 मीटर, F2 आपके पास कितना है 2 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ गए 2 न्यूटन मीटर। तो बेटा देखो, ये है क्लॉकवाइज, यानी इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज है। तो अब क्लॉकवाइज है, चाहो तो आप इसको पॉजिटिव भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने कन्वेंशन का यूज़ करना है तो क्लॉकवाइज कौन सी होती है, नेगेटिव। इसके साथ भी नेगेटिव लगा दो, इसके साथ भी नेगेटिव लगा दो। तो नेट टॉर्क आपके पास कितना होगा, नेट टॉर्क होगा टॉ 1 प्लस टॉ 2। तो टॉर्क 1 है आपके पास -3 न्यूटन मीटर, -2 न्यूटन मीटर, ये आ गया आपके पास -5 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब है ये माइनस आपको बता रहा है कि आपका बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं कि ये तो आपकी एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस थी ना, अब अगर आपकी फोर्सेस की वजह से जो आपका बॉडी रोटेट कर रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहा है, कैसे, समझो ये डिस्क है, यहाँ पे इसको पाइवट किया हुआ है, ठीक है। इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, वो है जी, चलो ये 3 न्यूटन इधर, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, वो कितनी है 2 न्यूटन। अब क्या होगा, ये फोर्स जो होगी वो बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी, ठीक है, और ये वाली जो होगी वो इस डायरेक्शन में कराएगी, यानी एक जो है वो क्लॉकवाइज कराएगी, दूसरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कराएगी। तो अब आपने क्या करना है, फिर से वही कि टॉर्क 1 आपका होगा RF1, R जो है वो 1 मीटर है, अब ये चूंकि आपको क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है ना, तो इसको साथ नेगेटिव लगा देंगे हम। तो ये F2 तो 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन, तो ये आपके पास आ गए 2 न्यूटन। क्यों, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है तो इस वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो नेट टॉर्क आपने कैसे फाइंड करना है, नेट टॉर्क आपने देखना है टॉ 1
प्लस टॉ 2, तो टॉ 1 है आपके पास -3 न्यूटन मीटर प्लस 2 न्यूटन मीटर, तो ये आपके पास आ गया -1 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब है कि 1 न्यूटन मीटर से आपका बॉडी जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि माइनस आ गया ना, तो माइनस आपको बताता है कि ये आपकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। जो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दी हुई है फोर्स, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो लग रही है एक ऐसे पॉइंट पर जो है 3 to 1, और टॉर्क आपने फाइंड करना है एट पॉइंट 2, -1 और 0। ठीक है, अब ये क्या है कि फोर्स किसी और पॉइंट पे लग रही है, टॉर्क आपने किसी और पॉइंट पे फाइंड करना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको ना समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, पीछे वाली एग्जांपल्स में जाते हैं। इस एग्जांपल में आपने देखा था कि फोर्स आप लगा रहे हो इस पॉइंट पर और चीज़ घूम रही है इस पॉइंट के अलॉन्ग। ठीक है, फोर्स आप लगाते हो यहाँ पर और रोटेशन प्रोड्यूस होती है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपने पाइवट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, समझो 1 -1 आप मुझे याद देंगे जो भी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, यानी जिस पे फोर्स लग रही है वो पॉइंट दिया हुआ है, और जिस पर आपने टॉर्क फाइंड करना है 3 to 1 जो भी दिया हुआ है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इन यानी ये वाला 2 पॉइंट्स दे दिए हैं और इतना आपने डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट आर्म जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हों और आपने इसका इन दोनों के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो आप क्या कर देते हो कि दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर देते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप इसमें से 2, 3, 1 में से माइनस कर दोगे ओ को। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा आई वाला, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास 4, और ये माइनस हो गए, ये हो गया 1। ठीक है, तो अब आपके पास मूवमेंट आर्म आ गया है, इसके पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखने जाओ आई प्लस 4j प्लस के, ठीक है, इस तरह आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के। फोर्स तो आपके पास पहले ही वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब आप क्या यूज़ करोगे, वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करोगे टॉर्क की, यानी आर क्रॉस एफ। सही है, अब आर क्रॉस एफ के लिए आप हमेशा से ही वो फार्मूला यूज़ करते हो डिटर्मिनेंट वाला, तो यहाँ पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते होते हैं, आई जे के। ठीक है, पहले आर वाला आना है तो पहले आर वाला लिख लो, तो ये आपके पास क्या है 141, और जे वाला ये फोर्स जो है वो आपके पास क्या है 1 -1 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आई लिख लेना है यहाँ पे, तो ये आई लिख लिया, तो आई की वाली कॉलम भी गया और आई वाली रो भी गई, तो यहाँ पे 4 2 बार 8 माइनस इंटू -1, दरमियान में माइनस आएगा। अब जे के साथ आपने लगाना है माइनस। ठीक है, ये गया, तो 2 1 बार 2 माइनस 1 1 बार 1 प्लस के। तो के आ गया यहाँ पे -1 और -4, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9i माइनस जे और -5k, तो ये आपके पास टॉर्क आ गया है। ठीक है, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आई का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 9 बार 81 जमा 1 जमा 25, तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएगी 107। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। वेक्टर फॉर्म में ये डायरेक्शन भी आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बताई जा रही, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे अभी आपने पता क्या देखना है, देखो इमेजिन करो कि आपके पास ना ये डिस्क है, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ऐसे ऐसे यानी ऐसे, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, समझ आ रही है ना, यानी ये ऐसे पड़ी है और ऐसे ऊपर की तरफ, यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। अब इमेजिन करो कि आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो किस डायरेक्शन में,
अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा दिया आपने, सही है। तो क्या ये बॉडी जो है वो रोटेट करेगा? ऑफ कोर्स ये जो है वो ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है, प्लेट जो है वो ऐसे है और उसके ऊपर फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ ऐसे, तो क्या ये रोटेट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों? अब देखते हैं टॉर्क जीरो है कि नहीं। देखो फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये फोर्स जो है ये इसका मूवमेंट आर्म है समझो, तो ये फोर्स जो है वो मूवमेंट आर्म में से तो नहीं ना गुजर रही, ना ही ये पाइवट पॉइंट में से गुजर रही है, तो कोई ना कोई टॉर्क तो इसका होगा ना। लेकिन फिर भी ये प्लेट जो है वो घूम क्यों नहीं रही? घूम वो इसलिए नहीं रही कि देखो अगर आप इसका टॉर्क कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या आएगा, यानी आपने क्या करना है, एफ को आर की तरफ ऐसे रोटेट कराना है, एफ को आर की तरफ। तो ये वाली जो आपका थंब होगा यानी टॉर्क जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, पीछे की तरफ, और बॉडी रोटेट कर रही है ऊपर की तरफ। टॉर्क इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन में, यानी टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, पीछे वाली डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में है। बॉडी रोटेट यानी टॉर्क इस डायरेक्शन में है, बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये इस वजह से रोटेट नहीं कर पा रही। तो यही हमने क्या पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था कि अगर जो आपका टॉर्क है वो नॉन ज़ीरो हो, नेट टॉर्क कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर पाती, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि टर्निंग इफेक्ट सिर्फ तब प्रोड्यूस होगा अगर आपका टॉर्क खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो, पैरेलल हो, या फिर टॉर्क का कोई कंपोनेंट जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है आज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।